अब जो हैं वो शुरू करते हैं अपघटन का प्रोसेस। अब जो हैं वो शुरू करते हैं अपघटन का प्रोसेस। इस क्लास को मैंने मर्ज किया है, लेक्चर 2 के साथ मर्ज किया है। हालांकि नए सिरे से हूँ, मेरा शर्ट भी चेंज हो गया है, लेकिन मर्ज किया है ताकि आपको वन शॉट के अंदर सारी चीज़ें कवर हो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाए एक ही वीडियो के अंदर। इसीलिए हमने जो है अपघटन की क्लास को मर्ज किया है। यस, अपघटन बेसिकली क्या होता है, पहले हमने जो है प्रोसेस उत्पादकता या उत्पादन वो हमने पढ़ लिया है। उत्पादकता हमने अच्छे से कंप्लीट की है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब जो है हम अपघटन को स्टार्ट करेंगे। अपघटन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपघटन का मतलब क्या होता है? मान लो किसी पादप से या फिर कोई भी जंतु भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ नीचे गिर गया या मर गया या मृत हो गया या जीवित भी है। जैसे पत्ती हो गई, मान लो पौधे से पत्ती नीचे धरती पे गिर गई, पौधे से पत्ती नीचे धरती पे गिर गई। अब धरती पे कवक हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, खूब सारी चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म जीव हैं। वो इस पत्ती को अपघटन करेंगे। वो इस पत्ती का क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। इससे जो पदार्थ चाहिए, इससे जो पदार्थ सूक्ष्म जीव चाहिए, वो सूक्ष्म जीव उन पदार्थों को ले लेगा और वो सूक्ष्म जीव उन पदार्थों को लेके कुछ और पदार्थ बना के धरती के अंदर मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। फिर मिट्टी से वही पादप वही जो पदार्थ है वापस पादप के पास जाएंगे। ये इसका प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या है, आइए अभी एनसीईआरटी से समझ लेंगे, उसके बाद एक चक्र बता दूंगा मैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले शायद आपने सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। केंचुए जो होते हैं वो किसान के मित्र भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि क्योंकि जो केंचुए होते हैं वो अपनी भूमि जो होती है या मिट्टी जो होती है जिसके अंदर किसान जो है फसलें उगाता है, और बेसिकली हम कह सकते हैं खाद वगैरह वो बनाने का कार्य करता है केंचुआ, और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा देता है खाद बना के। यस, यस, ये चीज़ें तो ये किसान के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए किसान का मित्र के रूप में केंचुए को संबोधित करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। भुरभुरा बनाने से यही तात्पर्य है कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छी फसल हो सके, ताकि उसके ऊपर अच्छी फसल हो सके। तो केंचुए भी बेसिकली अपघटन का कार्य करते हैं। होता क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करेंगे। जो आपके जटिल कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ेंगे। उनको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? उसी प्रकार ये तो केंचुए के बारे में। उसी प्रकार जो हैं वो अपघटक होते हैं, वो जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। सबसे पहले दो वर्ड आए हैं आपके सामने। एक आपके सामने अपघटन आया है, एक आया है अपघटक। अपघटक तो बेसिकली कोई जीव होंगे जो अपघटन का प्रोसेस करेंगे। अपघटक बेसिकली कोई जीव होंगे जो इस अपघटन के प्रोसेस को अंजाम देंगे, जो इस अपघटन के प्रोसेस को अंजाम देंगे। होगा क्या इस प्रोसेस के अंदर? जो आपके जटिल कार्बनिक सामग्री हैं या जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उसको अकार्बनिक तत्वों में तोड़ा जाएगा। उसको अकार्बनिक तत्वों में तोड़ा जाएगा। अगर मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूं तो थोड़ा उदाहरण लेके समझते हैं। मान लो ये एक पेड़ है, इस पेड़ से एक पत्ती जो है वो नीचे गिर गई। ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। इसके ऊपर पत्ती गिर गई। इस ज़मीन के ऊपर मेरी एक पत्ती गिर गई। मेरी एक पेड़ की पत्ती गिर गई। अब क्या हुआ? इस ज़मीन के ऊपर इस ज़मीन के ऊपर मौजूद थे इस ज़मीन के ऊपर मौजूद थे खूब सारे सूक्ष्म जीव मौजूद थे, जिसके अंदर कवक हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं। ठीक है। अब उन सूक्ष्म जीवों ने क्या किया, आइए समझते हैं। अगर ये पत्ती नीचे गिरी है तो क्या इस पत्ती के अंदर कार्बनिक सामग्री होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पत्ती जो होती है फोटोसिंथेसिस करती है। पत्ती जो होती है वो पादप की वो करती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर बनते हैं कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक सामग्री।
अब पत्ती जब नीचे गिरी है तो उसके अंदर कार्बनिक सामग्री तो होगी, कार्बनिक सामग्री तो होगी। अब वो कार्बनिक सामग्री है इस पत्ती के अंदर और वो धरती के ऊपर गिर गई। अब सूक्ष्म जीव जब इस पत्ती के ऊपर आएंगे, इस पत्ती पे अपघटन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। करेंगे क्या वो लोग? ये जो कार्बनिक सामग्री थी पत्ती के अंदर, इस कार्बनिक सामग्री को खाएंगे या लेंगे या अवशोषित करेंगे और इसको बदल देंगे अकार्बनिक तत्वों के अंदर, और इसको बदल देंगे अकार्बनिक तत्वों के अंदर। और उस अकार्बनिक तत्वों के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरा एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा मेरा जल हो गया, और तीसरा मेरे पोषक तत्व हो गए जैसे सल्फर वगैरह पोषक तत्व हो गए। अब क्या होगा? पादप तो मेरा वही है। अब ये जो CO2 है, ये जो जल है, ये जो पोषक तत्व हैं, इनको कौन ले लेगा? इनको ले लेगा ये पादप, जमीन से वापस पादप ले लेगा। जमीन से कौन ले लेगा दोस्त? पादप ले लेगा। ये प्रोसेस है। अब देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जमीन से पादप ने लिया और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस की और कार्बनिक सामग्री बनाई फोटोसिंथेसिस के अंदर, और साथ में बना दी ऑक्सीजन। पादप ने जमीन से CO2 को लिया, CO2 को लिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उसका यूज हुआ, कार्बनिक सामग्री बनी और साथ में साथ ऑक्सीजन भी इसने बना दी फोटोसिंथेसिस से। वही कार्बनिक सामग्री जब धरती पर गिरी, सूक्ष्म जीव ने उसके ऊपर अपघटन का प्रोसेस किया और अकार्बनिक तत्वों को बना दिया, और उस अकार्बनिक तत्वों में CO2 थी और CO2 को वापस पौधे ने लिया, वापस फोटोसिंथेसिस से कार्बनिक। ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र क्या होता है दोस्त? चलता रहता है। ये चक्र क्या होता है दोस्त? चलता रहता है। क्या मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई दोस्त? बताइए, क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अपघटक जो है वो जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, पोषक तत्व, और ये प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। इतना समझ में तो आ गया होगा। अब देखो कौन कौन सी चीजें, देखो पादपों के मृत अवशेष, मरे हुए अवशेष, जैसे पत्तियां गिर गई, साल जो होती है पादप की साल, जैसे ये तना है, तने के ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं ना, उसको चाल बोलते हैं, है ना। फूल, फूल गिर सकते हैं। प्राणियों के अंदर, पशुओं के अंदर अगर बात करें तो मृत अवशेष हो सकते हैं। मरा हुआ खुद पूरा का पूरा पशु, वो भी अपघटन में जाएगा। उसका मल मूत्र है, मल जो है वो भी अपघटन में जाएगा, मल सहित। ये सारे क्या करते हैं? डेट्राइटस बनाते हैं या अपरद बनाते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? अपरद बोलते हैं। यानी कि अगर पेड़ से कोई चीज गिरी है जो अपघटन में यूज होगी, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो चाल हो, और चाहे वो क्या हो? फूल हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? अपरद कहलाती हैं, डेट्राइटस कहलाती हैं, डेट्राइटस कहलाती हैं। पादपों के लिए तो पत्ती, शाल और फूल हैं, लेकिन प्राणियों के पूरे मृत अवशेष हो सकते हैं, उसका मल हो सकता है। ये बनाएंगे अपरद, मतलब ये क्या कहलाते हैं? डेट्राइटस कहलाते हैं, जो कि अपघटन की प्रोसेस का कच्चा पदार्थ है, या अपघटन, इन्हीं से तो अपघटन होगा। मान लो पेड़ से क्या गिरी? पत्ती गिर गई, तो वो क्या कहलाएगी? अपरद कहलाएगी। तो क्या वो पत्ती कच्चा माल नहीं है अपघटन के लिए? इसके बिना अपघटन नहीं होगा। पत्ती गिरती ही नहीं तो अपघटन का प्रोसेस कैसे होता? तो पत्ती जो है वो कच्चा पदार्थ है अपघटन के प्रोसेस का। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? अपरद या डेट्राइटस बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं, कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से? आइए इन सारे चरणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चरणों के नाम याद रख लो आप, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले खंडन, फिर निक्षालन, फिर अपचयन, फिर हुमस भवन और फिर खनिजी भवन। ये सारे प्रोसेस याद रखने हैं। खंडन, निक्षालन, अपचयन, हुमस भवन, खनिजी भवन। 5 प्रोसेस हैं। पांचों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले खंडन, निक्षालन, अपचयन, हुमस भवन और खनिजी भवन। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नीट के अंदर पूछी गई भी होगी और पूछी भी जा सकती है। ये प्रोसेस है। ओके, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये तो चक्र बनाया है, ये क्या बनाया है? चक्र बनाया है। इसको समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मृदा में उगा हुआ एक वृक्ष है। ये एक वृक्ष है जो मिट्टी के अंदर उगा हुआ है। इससे एक हरी पत्ती ज़मीन पे गिर गई। यही चीज़ मैंने समझाई, हालांकि ये हरी पत्ती इसकी ज़मीन पे गिर गई। कुछ का कीटों एवं अन्य जीवों द्वारा भक्षण हो गया।
कीटों से हो या अन्य जीवों से भक्षण हो गया। भोज्य पदार्थ या ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश कर जाती है। अब जो भोज्य पदार्थ लिया गया है, जो एनर्जी उस कीट ने ली है, वो तो खाद्य जाल में जाएगी, वो तो फूड वेब में जाएगी। कैसे फूड वेब में जाएगी? कि इसने पत्ती को खाया, इस कीट ने किसको खाया? पत्ती ने। इस कीट को कोई ना कोई खाएगा, तो ये एनर्जी ट्रांसफर तो किस में चली जाएगी? खाद्य श्रृंखला के अंदर चली जाएगी। यस। अब क्या हुआ, इस पत्ती के ऊपर ये कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निकालित। अब कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो एक रासायनिक प्रोसेस के द्वारा क्या होंगे? मृदा के अंदर निकालित कर दिए जाएंगे, मृदा में चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा है, हालांकि यहाँ अकार्बनिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ अकार्बनिक हो सकता है ना। अच्छा, प्रोसेस हुआ नहीं। अच्छा, ये कुछ कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में गए। अब प्रोसेस क्या होगा? तत्पश्चात केंचुए, बैक्टीरिया, मृदा चिचड़ी और फंजाई द्वारा अपघटन होगा। अब अपघटन जब होगा तब यहाँ पे क्या बन जाएंगे? अकार्बनिक पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? अकार्बनिक पदार्थ बनेंगे। और वो पत्तियां आंशिक रूप से अपघटकों जैसे फंजाई या बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाती हैं, वे अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती हैं। तो अपघटन के प्रोसेस के बाद तो अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे वो इस पेड़ के अंदर वापस से ले लिए जाएंगे। ये चीज़ थी। ये वही है जो मैंने बताया है, चक्र वही है जो मैंने बताया है। यस, आप इसको समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का अरेखीय निरूपण। यस, आगे बढ़ेंगे दोस्त, पूरे प्रोसेस को समझेंगे धीरे धीरे। अपरदाहारी जैसे कि केंचुए, अपरदाहारी जो अपघटन का कार्य करते हैं उनको बोला जाता है अपरदाहारी। जैसे कि केंचुए, वो अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। जो अपरद हैं, अपरद मैंने किसको बोला? डेट्राइटस को, या जो कच्चे पदार्थ हैं जैसे पत्तियां, छाल वगैरह, ये तो थे कच्चे पदार्थ जो हैं, वो सारे अपरद थे। और उन अपरद को, जो अपरदाहारी हैं, जो जीव अपघटन की प्रोसेस करेंगे, वो इन अपरदों को छोटे छोटे, जैसे इतना बड़ा आपका अपरद है, पत्ती जैसे बहुत बड़ी होती है, तो ये केंचुए या फिर जो भी अपघटन का कार्य करने वाले जीव हैं, वो इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे, वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को बोला जाता है खंडन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है खंडन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है खंडन। क्या मेरी बात याद रहेगी? दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, निक्षालन। दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, निक्षालन। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय, अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु एवं कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अच्छा, निक्षालन यहीं तक था, फिर अपचयन दोनों को साथ में। ठीक है। निक्षालन जो है बेसिकली क्या है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा? जो जल विलय अकार्बनिक पोषक हैं वो भूमि के मृदा के स्तर में चले जाएंगे। जैसे जैसे ये मेरी भूमि है, यहाँ पे पत्ती गिरी, यहाँ पे कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया या अपरदाहारी जो भी जीव थे उन्होंने कार्य किया। कार्य करने में पहले तो इस पत्ती को छोटे छोटे भाग में तोड़ा, पहले तो इस पत्ती को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। जैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा तो इस प्रक्रिया को मैंने क्या बोला? खंडन हुआ। इस प्रक्रिया को मैंने बोला खंडन हुआ। अब क्या हुआ? निक्षालन के अंदर क्या हुआ? जो भी इन पत्तियों के अंदर, जो भी इन पत्तियों के अंदर जल विलय यानी कि जल में घुलने वाले, जल विलय यानी कि जल में घुलने वाले होगा क्या? ये आपके जो जल विलय अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो जल विलय अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, और वो एक अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर अवक्षेपित हो जाएंगे एक अनुपलब्ध लवण के रूप में। ये प्रोसेस होता है निक्षालन। यानी कि निक्षालन के अंदर क्या होगा? जल विलय अकार्बनिक पोषक जो है वो भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाएंगे, भूमि के अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे। कौन? जल विलय अकार्बनिक तत्व। ये तो था आपका निक्षालन, ये तो था आपका खंडन और निक्षालन। उसके बाद प्रोसेस आता है अपचयन का या अपघटन का। अपचयन कहो या अपघटन कहो, एक ही चीज़ है। बैक्टीरियल यानी कि जीवाणुवीय और कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। कैसे? ये मेरा एक अपरद था जिससे मैंने पत्ती को माना, सबसे पहले खंडन हुआ, फिर जल विलय अकार्बनिक तत्व भूमि के स्तर में चले गए, फिर जो बैक्टीरिया थे या फिर जो कवक थे इसके ऊपर कार्य कर रहे थे वो अपने एंजाइम छोड़ेंगे, वो अपने एंजाइम छोड़ेंगे और उन एंजाइम की मदद से सरल 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 अपरद जो हैं उसको सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ेंगे, सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ेंगे, सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ेंगे। यस, इस प्रक्रिया को अपचयन या अपघटन कहते हैं।
इस प्रक्रिया को अपचयन या अपघटन कहते हैं। क्या ये मेरी बात आपके जहन में घुसी, अच्छे से समझ में आई? तो यस लिखिए। उसके बाद यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक एक प्रोसेस होगा कि पहले खंडित करेंगे, ये लगातार चलती रहती है। खंडन जहाँ हो गया है वहाँ निक्षालन शुरू हो गया। लगातार एकदम समानांतर रूप से चलती रहेगी ये प्रोसेस। यस, एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, ये समानांतर रूप से सारी प्रोसेस एक साथ चलती है। होमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी भी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? होमिफिकेशन और जो मिनरलाइजेशन है, यानी कि जो लास्ट वाले दो हैं, हुमसी भवन और खनिजी भवन, जो हमने पढ़ा था, ये दो ऐसे प्रोसेस हैं अपघटन के। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जो मिट्टी में संपन्न होंगे, मृदा में संपन्न होंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, होमिफिकेशन में क्या होगा, आइए बात करते हैं। होमिफिकेशन के अंदर के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे हुमस कहते हैं। जो आपका अपरद है, डेट्राइटस है, उनसे क्या होगा? होमिफिकेशन के अंदर एक गहरे रंग समझते हो? एक क्या बोलते हैं, लाइट यानी हल्का होता है, डार्क यानी गहरा होता है। हाँ, तो डार्क कलर का क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होगा, उसे अपन हुमस कहेंगे। जिसका निर्माण होगा वो हुमस कहेंगे। हुमस की विशेषता ये है कि वो सूक्ष्म जीव के क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। सूक्ष्म जीव उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, बहुत प्रतिरोधी, उच्च प्रतिरोधी होते हैं। और इसका अपघटन इतना धीरे धीरे होगा, बहुत धीमी ही गति से चलता है। क्या लिखा हुआ है कि होमिफिकेशन के दौरान क्या होगा? एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होगा, जिसे अपन हुमस कहेंगे, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। रेजिस्टेंस है उच्च, वो काम करने ही नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब उसका जो अपघटन है होमिफिकेशन का, ये सॉरी हुमस का जो अपघटन है, वो बहुत ही धीमी गति से चलेगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे इन चारों लाइनों को। स्वभाव या प्रकृति में कोलाइडल होता है कौन? हुमस। उसके कारण ये पोषक के भंडार का काम करता है। खूब सारे इसके अंदर पोषक होंगे, पोषक का भंडार होगा, इसीलिए इसको होमिफिकेशन कहते हैं, खनिजी भवन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में होता है कॉलॉइड। इंपॉर्टेंट है, सारी लाइनें याद करने के लायक हैं, सारी रटने के लायक हैं, अच्छे से रट लो। क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होगा, जिसे हुमस कहेंगे, गहरे रंग का होगा, सूक्ष्म जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोधी होगा, इसीलिए अपघटन धीमे धीमे होगा। प्रकृति में होगा कॉलॉइडल, इसलिए पोषक के भंडार का काम करेगा। इंपॉर्टेंट है सारी लाइनें, और मैं तो कहता हूं रट के रख लो इन लाइनों को। उसके बाद हुमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होगा। ये जो हुमस है, अब धीमे गति से तो होगा, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित तो होगा, और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक अकार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न करेंगे और उसे मुक्त करेंगे। दो प्रक्रिया थी, होमिफिकेशन यानी बनाना, और खनिजी भवन मतलब खनिज। यस, तो खनिजीकरण में क्या होगा? अकार्बनिक पोषक हैं, अब वो उत्पन्न हो जाएंगे और मिट्टी में उसको मुक्त कर दिया जाएगा। अकार्बनिक तत्व उत्पन्न हो जाएंगे और उसको मिट्टी के अंदर मुक्त कर दिया जाएगा खनिजी भवन या खनिजीकरण प्रोसेस के थ्रू। क्या मेरी बात समझ में आई क्या दोस्त? आगे देखते हैं। अब यहाँ से नीट के अंदर खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए नीट के अंदर। यहाँ से क्वालिटी के और खूब सारे वो क्वेश्चन पूछे गए, खूब सारे क्वेश्चन पूछे। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठों लाइन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और आठों लाइन से नीट के अंदर सवाल पूछे गए। आठों लाइन से नीट के अंदर सवाल पूछे गए। सबसे पहले, अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लो सा पहला सवाल आपके सामने। अपघटन एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर आपको O2 की रिक्वायर्ड रहती है। अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों और अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। कितना तेजी से अपघटन होगा, अपघटन की दर क्या रहेगी? एक तो ये फैक्टर है जलवायुवीय घटक कैसे हैं वहां के, और अपरद का रासायनिक संगठन कैसा है। अपरद जो है, जो डेट्राइटस है, जो कच्चे पदार्थ का काम करते हैं, उसका रासायनिक संगठन कैसा है, आसानी से वो टूटने वाले पदार्थ हैं उसके अंदर, तो अच्छा सा अपघटन होगा, जल्दी भी होगा। तो अपघटन की दर को दो तत्व निर्धारित करते हैं। कौन से? एक तो जलवायुवीय घटक और दूसरे अपरद का रासायनिक संगठन। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है?
तीसरा सवाल क्या है, यदि एक विशिष्ट जलवायुवीय परिस्थिति दे रखी है और उसके अंदर अपरद जो है काइटिन और लिग्निन से भरपूर है, अपरद जो है वो काइटिन और लिग्निन से भरपूर है, तब अपघटन दर धीमी होती है। तीसरा सवाल और नीट का PYQs है ये कि अपघटन की दर धीमी कब होगी, जब अपरद जो है और काइटिन और लिग्निन से भरपूर है। अपरद जो है काइटिन और लिग्निन से भरपूर है तब अपघटन धीमा होगा। लेकिन अब अपरद जो है लेकिन अगर अपरद जो है नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों, नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व जैसे कि चीनी या शुगर जो है, चीनी या शुगर जो है आदि से भरपूर है, तब अपघटन की दर तेज होती है। ये नीट का 100वां सवाल, नीट का 4 सवाल, और ये भी PYQs हैं, ये भी PYQ है। सबसे पहले अपघटन की प्रोसेस के अंदर O2 की आवश्यकता होती है। दूसरा, जलवायु घटक पे निर्भर करेगी इसकी दर, और अपरद के रासायनिक संगठन पे निर्भर करेगी कि कैसा अपरद है। क्या अगर अपरद के अंदर काइटिन और लिग्निन है तो दर धीमी होगी, अपरद के अंदर नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व है तो इसकी दर क्या होगी, तेज होगी। नीट के सवाल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु की घटक है। जलवायु की घटक की बात करें तो एक तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, एक मृदा की नमी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कब गति तेज होगी, कब धीमी होगी। यस, जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करेंगे, ये घटक टेम्परेचर और मृदा की नमी जो है ये जलवायु घटक हैं जो महत्वपूर्ण है और जो अपघटन की गति को नियमित करेंगे। कैसे? अगर गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज है, टेम्परेचर थोड़ा अच्छा है, गर्म है, और मृदा की नमी आर्द्र है, तो पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होगी। जबकि निम्न टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं, अपघटन की गति को धीमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो गया। अगर अपघटन की दर धीमी है, अगर अपघटन की दर धीमी है तो कार्बनिक पदार्थों को अपन अकार्बनिक पदार्थों में नहीं तोड़ पाएंगे या कम तोड़ पाएंगे। अकार्बनिक के अंदर कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक के अंदर हम कम तोड़ पाएंगे अगर धीमी गति से हो रहा है अपघटन। तो जब हम कम तोड़ पा रहे हैं तो एक समय में कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। ये दिक्कत है। क्या मेरी सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं? ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिए, सबसे पहले अपघटन की प्रोसेस में चाहिए O2। मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले अपघटन के प्रोसेस में चाहिए O2। आंख बंद करके बोलूंगा मैं, आप भी मेरे साथ आप आंख बंद करके बोलेंगे। सबसे पहले अपघटन के प्रोसेस में चाहिए मेरे को ऑक्सीजन। सही है सर, ऑक्सीजन तो आ गई मेरे पास। दूसरी जो बात है, कौन कौन से जो कारक हैं वो अपघटन की दर को नियमित करते हैं। कौन कौन से कारक अपघटन की दर को नियमित करते हैं? सर, पहला कारक है जलवायुवीय परिस्थितियां, कि वहां की जलवायुवीय परिस्थितियां कैसी है, मिट्टी कैसी है, और पानी वगैरह, सारी तापमान वगैरह, ये सारी फैक्टर है जलवायु में। दूसरा है जो अपरद है, डेट्राइटस है, जो आपका कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है जो अपघटन में यूज होगा, उसका रासायनिक संगठन कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ है, ताकि अपघटन की दर का पता चलेगा। अब हमको एक फिक्स जलवायु परिस्थितियां दी गई, उसके अंदर हमने को बोला कि अपरद जो है काइटिन और लिग्निन से भरपूर है। अपरद जो है उसके अंदर काइटिन और लिग्निन दबा के भरा हुआ है। अपरद के अंदर काइटिन और लिग्निन दबा के भरा हुआ है, तो मैं बोलूंगा अपघटन की दर धीमी होगी, लेकिन एक साइड हमको ये ऑप्शन दिया कि अब जो अपरद हैं उसके अंदर नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व जैसे कि चीनी ये भरपूर है, नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व भरपूर है, तो मैं बोलूंगा अपघटन बहुत तेजी से होगा। मेरे साथ आपने पढ़ा, कहीं भी कोई लाइन छूटी नहीं। यस, दूसरे जो फैक्टर हैं वो हैं एक तो टेम्परेचर और एक मृदा की नमी। एक मृदा की नमी है। मैंने बोला टेम्परेचर आपका गर्म है, मृदा आपकी आर्द्र है, तो अपघटन कैसा होगा? टेम्परेचर आपका गर्म है और मृदा की नमी आर्द्र है, तो मुझे बताइए अपघटन कैसा होगा? मैंने बोला तेज गति से होगा, भरपूर होगा। और मैंने बोला टेम्परेचर लो है, ठंडा है, तापमान कम है, निम्न है, और आपकी अवायुवीय परिस्थितियां हैं, तो अपघटन की दर धीमी होगी। और जब अपघटन की दर धीमी होगी तो कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाएंगे, उनका भंडार इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अपघटन के अंदर कार्बनिक पदार्थों को
अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। अपघटन के अंदर कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। जब कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में धीमे धीमे तोड़ पाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक समय में कार्बनिक पदार्थों के भंडार जमा हो जाएंगे। 5, 6, 7 जितनी भी लाइनें थी, आंखें बंद करके एक एक लाइन बोली। अब याद नहीं होगी तो कब याद होगी दोस्त? अब याद नहीं होगी तो कब याद होगी? मुझे बताओ ये चीज़ क्लियर है क्या? एक एक पॉइंट क्लियर? नीट के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, पूरा रट के रख देना। ये सारा जो प्रोसेस है, जो उत्पादकता हो गई चाहे आपका ये अपघटन हो, चाहे आगे के प्रोसेस हो, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे रट के रख देने हैं। ठीक है, तैयार हो आप सब लोग रटने के लिए, समझने के लिए? सारी चीज़ें मैंने आपको फील करवाई, यस। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना काफ़ी है। अब तक हमने 2 प्रोसेस तो पढ़ ली है, उत्पादकता हो गई आपकी, आपका अपघटन हो गया। आगे के प्रोसेस एक नई वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो बड़ा है हालांकि, लेकिन मोस्ट ऑफ पोर्शन लगभग 50% के आसपास जो है पोर्शन हमने क्लियर किया। नीट के क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, कंफर्म आपसे क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है वो आप अगर रट लोगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर ही खत्म कर दूं। थैंक यू, बाय बाय।